नमस्कार। उम्मीद है आप लोग सभी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि इस बार गर्मी के मौसम में जो गर्मी मई एंड में पड़ती थी या जून में पड़ती थी वो अभी से पड़ने लगी है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। तो हम लोग अभी तक जो पिछले 4 लेक्चर्स आप लोगों ने और उम्मीद है आप लोगों ने सभी वीडियोज़ देख रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बिना प्रैक्टिस के चीज़ें समझना मुश्किल है। जैसा कि शैलेंद्र सर ने भी बोला इसको आप कॉपी पेन के साथ करें और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डिस्कॉर्ड नाम की एक एप्लीकेशन पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकें। तो अभी तक हमने देखा कि हम अलग-अलग तरह का आधार ले सकते हैं और जैसे हम 2 दिशाओं की बात करते हैं, हम 2D की बात करते हैं। 2D मतलब जिसमें कि 2 ऊर्ध्वाधर दिशाएँ हों एक-दूसरे से। एक हॉरिज़ॉन्टल जैसे यदि हम मेरे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसपे एक हॉरिज़ॉन्टल दिशा है, एक वर्टिकल दिशा है और उस दिशा को हम आधार बनाकर हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल को जैसे हम हॉरिज़ॉन्टल को कहें एक्स एक्सिस और वर्टिकल को कहें वाई एक्सिस उसको हम आधार बनाकर उसको हम हमारा बेसिस ऑफ मेज़रमेंट बनाकर मापने का आधार बनाकर हम किसी रेखा या वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। किसी रेखा या वेक्टर के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उसका एक्स एक्सिस पर कितना कंपोनेंट है और उसका वाई एक्सिस पर कितना कंपोनेंट है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस वेक्टर की जो परछाई है, जो प्रोजेक्शन है, वो निकालनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका प्रोजेक्शन एक्स जो है वो यहाँ पर आता है, वो एक्स को यहाँ कट करता है और उसी वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पर यहाँ कट करता है। तो हम इसे यह कह सकते हैं कि ये जो जो यहाँ पर एक्स है, वो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है और जिस जगह पर इसकी जो परछाई इसका जो प्रोजेक्शन है इस वेक्टर का या इस रेखा का, वो वाई एक्सिस को काटता है, वो इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये अभी हमने ये भी देखा कि हम जो है आधार बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आधार लिया है वो हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल है, लेकिन हम इसको डायगोनल भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने कह दिया D1 डायगोनल 1 इसको कहा D2। अभी आप देखेंगे कि रेखा वही है। रेखा के मूल बिंदु और अंतिम बिंदु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब इसका आधार बदल गया है, इसको देखने का नज़रिया बदल गया है। साथ ही जो इसका जो प्रोजेक्शन है, वो D1 और D2 पर जो उसका प्रोजेक्शन आएगा, वो भी अलग आएगा। जैसे कि अभी यदि हम पहले चित्र में देखें तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कम है, y की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि x पे जो परछाई है, उसकी लंबाई कम है, y पे जो परछाई है, उसकी लंबाई ज़्यादा है। पर यदि हम यहाँ देखें, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो D1 की जो लंबाई है, जहाँ पर D1 को इसका प्रोजेक्शन काटता है, उसकी लंबाई ज़्यादा है और जहाँ D2 को इसका प्रोजेक्शन काटता है, उसकी लंबाई कम है। तो हम इसको यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे D1, D2। D1, D2 हमने बेस लिया है, तो हम इसको कह सकते हैं स्मॉल D1, स्मॉल D2। तो ये है आपका D1 और ये है आपका D2 जहाँ पर कि प्रोजेक्शन गया। अब जैसा कि आपने सदिश और अदिश के अदिश वाले वीडियो में शैलेंद्र सर ने समझा है कि सदिश के साथ हमेशा दिशा होती है। तो यहाँ बड़ी अच्छी समझने की चीज़ है कि हमने माना कि हमने 2 अलग-अलग आधारों में हमने पहला जो बेसिस ऑफ मेजरमेंट था वो हमारा था एक्स वाई एक्सिस या हम इसको कहें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस। उसमें यही जो वेक्टर है क्योंकि अब इसमें हम दिशा है, तो उस दिशा को हमने एक्स और वाई के हिसाब से नापा है। जहाँ हमें पता है कि एक्स की जो दिशा है वो हॉरिजॉन्टल है और वाई की दिशा जो है वो वर्टिकल है। तो इन दोनों की दिशाओं के हिसाब से हम इसकी दिशा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम हमारा जो ये वेक्टर है जो ग्रीन कलर में जो सॉरी जो जो ब्लू कलर में जो वेक्टर आप देख रहे हो, इसको हमने कैसे डिफाइन किया? इस वेक्टर को हमने डिफाइन किया एक्स और वाई एक्सिस की के बेसिस पे, एक्स और वाई एक्सिस के आधार में हमने इसको डिफाइन किया। बट यदि हम उसी को बात करें D1 और D2 बेसिस में,
तो D1 और D2 बेसिस में हम उसी वेक्टर को, यही वेक्टर है अपना, अपन इसको नाम देते हैं V क्योंकि वो सेम ही है, और हमने उसको V D1 D2 के आधार में हमने इसको नापा। हमने हमारे देखने का नजरिया जो है वो बदल दिया। अब ये जो मैं नजरिया की बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल हमारे व्यवहार की बात है, पर ये बड़ा अच्छा आपको समझने में मदद करेगा जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे या क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे कि चीज वही है जो, लेकिन यदि आप उसको देखने का नजरिया, उसको देखने का, उसको मापने का आधार बदलते हैं तो वही एक चीज में से अलग अलग तरह की परिणाम आपको मिलते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं उसी उसी एक पर्टिकुलर वस्तु के अलग अलग गुणों को आप नाप सकते हैं। तो ये बड़ा फिलॉसफी के हिसाब से भी बड़ी अच्छी चीज है और साइंस के हिसाब से तो है ही। तो अभी हमने आधार देखा, बेसिस ऑफ मेजरमेंट, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये हमने रिवीजन किया। अब जैसा कि सर ने बोला कि भाई हम सदिश के साथ दिशा होती है, तो यहाँ हमने एक वेक्टर लिया, ये इस चित्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हमने एक वेक्टर लिया, इसका एक्स पे प्रोजेक्शन जो है वो एक्स है, स्मॉल एक्स है, और वाई पे इसका प्रोजेक्शन स्मॉल वाई है। अब हम जैसा कि इसको कैलकुलेट करें तो ये एक समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो x की जो वैल्यू है वो रहेगी r cos थीटा, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा, आप उसको रेफर कर सकते हैं, और y की जो वैल्यू रहेगी वो होगी r sin थीटा। अब यदि, क्योंकि ये एक समकोण बनाता है, ये हम देखें 90 डिग्री एंगल है, तो हम ये भी जानते हैं कि पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ लगेगा, तो विकर्ण का जो आपका स्क्वायर है या कर्ण का स्क्वायर जो है आपका, वो उसका स्क्वायर को हम, मैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, जो वर्ग, तो कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होगा आपके एक्स के वर्ग के, क्योंकि एक्स क्या है, इसका आधार है इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का, और वाई क्या है, वाई इसका लंब है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं कि जो कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग प्लस लंबाई के वर्ग त्रिभुज के लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, यदि हम x की वैल्यू रखें तो आर स्क्वायर, तो हमारे जो जो राइट हैंड साइड है वो वैसी ही रहे। अब हमें ये देखना है कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इतनी है, तो हमने x की वैल्यू इधर रख दी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y की वैल्यू आर साइन थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जैसे वापस से हम राइट हैंड साइड पे वही है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, हमने देखा आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमने ये देखा कि जो हमने संबंध निकाला है ये बिल्कुल सही है, इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैच कर रहा है। तो हमारी अभी तक की जो कैलकुलेशन है कि हमने किस तरह से ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट, इस वेक्टर के हमने कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाले, हम इसके D1 और D2 कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक्स और वाई निकाले क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस जो हमारे आधार हैं। अब यहाँ पर हम देखें, यदि ये जो एक्स है ये भी एक वेक्टर है, भाई एक्स क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसके साथ दिशा जुड़ी हुई है, तो हमारा जो स्मॉल एक्स है वह भी एक वेक्टर है, और उसकी वैल्यू को हम एक्स और वाई की टर्म में यदि बोलें तो उसका एक्स एक्सिस पे जो उसका जो कट है वो आता है एक्स पे, और वाई उसका 0 है। उसी प्रकार यदि हम वाई की बात करें, जो कि एक छोटा वेक्टर है, किससे छोटा, वाई एक्सिस की दिशा में जो वेक्टर जा रहा है उसका एक एक सबसेट है, उससे एक छोटा वेक्टर है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 वाई, क्योंकि उसके लिए हमेशा जो जो भी वेक्टर इस रेखा पर होगा, वाई एक्सिस पे होगा, उसके लिए एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि भाई हमारा जो एक्स वेक्टर है उसकी वैल्यू है एक्स कॉमा 0, या फिर हम इसको एक नए नोटेशन में जिसका कि नाम है कैट नोटेशन, उसमें हम इसको एक कॉलम के रूप में लिखेंगे और हम इसको कहेंगे एक्स कॉमा 0। कैट नोटेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं KET। इसको हम और क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कॉलम वेक्टर।
एक वेक्टर जिसमें कि 2 दिशाएँ हैं, मात्र 2 दिशाएँ हैं और उसको हमने एक कॉलम के रूप में, एक स्तंभ वाले मैट्रिक्स के रूप में हमने उसको दर्शाया है। उसी प्रकार हम y की वैल्यू निकालते हैं 0, y और इसको हम कॉलम वेक्टर या केट वेक्टर में लिखेंगे 0 y। तो उसी प्रकार जो हमारा जो ये वेक्टर v है, जिसकी की लंबाई, जिसका परिमाण r है, उसको हम लिखेंगे r वेक्टर। और क्या लिखेंगे हम? उसको हम ऐसे केट बनाएंगे। ये जो निशान है ये केट का है। इसमें केट क्या है? एक खड़ी डंडी, एक खड़ी रेखा और एक ग्रेटर देन का साइन, या फिर हम इसको कह सकते हैं केट ऑफ आर। और वो क्या होगा? एक्स कामा वाई। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इसके आगे हम लोग इसी तरह से गणित और क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते रहेंगे अपनी सरल भाषा में। धन्यवाद।